दोस्तों नमस्कार। चुनाव जीतना है तो पैसा चाहिए। बिना पैसे चुनाव ना लड़ सकते हैं ना जीत सकते हैं, और जितना ज्यादा पैसा होगा जीतने की स्थिति उतनी ही बेहतर होगी। और फिर क्या पार्लियामेंट और क्या विधानसभा, वहां पर जितने भी चुने हुए नुमाइंदे हैं, अगर इस देश का एवरेज भी निकाल लीजिएगा तो 90% से ज्यादा विधायक और सांसद अरबपति खरबपति हैं। यानी पैसा ही इस देश की राजनीति को चलाता है। तो क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था की जाए कि पैसा चुनाव के वक्त विपक्षी दलों के पास आ ही नहीं पाए। यानी चुनाव जीतने के बाद विधायकों को खरीदना, सांसदों को खरीदना, क्या यह महंगा सौदा है? और इसके ठीक समानांतर कानूनी तौर पर ही सही या फिर कानून को सामने रखते हुए सरकार हरकत में आ जाए और जो भी पॉलिटिकल फंडिंग जिन भी रास्तों से होती है और वो विपक्ष के खाते में जाती है, उसे ही रोक क्यों ना दिया जाए। ऑपरेशन लोटस तो आपने बहुत राज्यों में देखा, कर्नाटक में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, गोवा में देखा, उत्तराखंड में देखा, एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन ऑपरेशन लोटस को लेकर बड़ी बदनामी होती है। तो क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें विपक्षी राजनीतिक दलों के पास कोई भी पैसा देने आए ही नहीं। यानी अभी तक सवाल कॉरपोरेट फंडिंग का था, नया सवाल हर उस बिजनेसमैन के साथ है, हर उस इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ है, हर उस पैसे वाले के साथ है। अगर उसे लगता है कि उसके राज्य में जो चुनाव जीतेगा उसको फंडिंग कर दी जाए, तो ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर दी जाए कि दरअसल आप पैसा दे ही नहीं पाए। आपके दरवाजे पर ईडी की टीम खड़ी हो, आपके दरवाजे पर सीबीआई की टीम खड़ी हो, आपके पास नोटिस दर नोटिस आते चले जाएं, आपको व्यापार या धंधे करने में मुश्किल आ जाए, और उसके पीछे बड़ी साफ नीयत है। इस देश के भीतर हम ब्लैक मनी बर्दाश्त नहीं करते हैं। इस देश के भीतर में आपके पास इतना पैसा कैसे आ गया कि आप पॉलिटिकल फंडिंग करेंगे? तो क्या राजस्थान में आप कांग्रेस को पॉलिटिकल फंडिंग करेंगे? छत्तीसगढ़ में आप कांग्रेस को पॉलिटिकल फंडिंग करेंगे? कर्नाटक में भी आप करेंगे क्योंकि आपको लगता है वह सत्ता में आ जाएगी? तो ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि आप पॉलिटिकल फंडिंग कर ही नहीं पाए। यानी एक के बाद एक अभी तक की जो इतिहास रहा है ईडी का, उसका बड़ा छोटा सा इतिहास इस मायने में बड़ा महत्वपूर्ण है कि 2004 से 2014 तक 112 सर्चेज यानी 112 रेड इस देश के भीतर में ईडी ने मारे थे। लेकिन 2014 से लेकर 2022 तक उसकी तादाद बढ़ते बढ़ते 3-3.5 हजार तक पहुंच गई, और जितने पूंजी को अटैच किया गया वह तकरीबन 1 लाख करोड़ का है। इतनी पूंजी अटैच की गई और उन सब के बीच लगभग 900 करोड़ रुपया जब्त भी किया गया। लेकिन यह बताने, दिखाने और डराने के लिए काफी है कि हम आपकी नाकेबंदी इसलिए कर रहे हैं कि आप विपक्ष के किसी राजनीतिक दलों को पैसा नहीं दे पाए। अब जरा सिलसिलेवार तरीके से एक एक पन्ने को समझने की कोशिश कीजिएगा। भारत के भीतर में पैसा कहां से आता है? कोई बिजनेसमैन देता है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट देता है, कोई छोटा मोटा व्यापारी भी देता है। लेकिन क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था की जाए कि कोई भी पैसा राजनीतिक दलों को ना दे। राजनीतिक दलों में बीजेपी और बीजेपी के साथ खड़े दलों को आपको माइनस कर देना होगा, उन्हें आप दे सकते हैं। उनके लिए तो कई रास्ते खुले हुए हैं, और उसके एवज में आपको क्या मिलता है अब इस देश में कुछ छुपा हुआ नहीं है। लेकिन जरा फहरिस्त देखिए, गुजरात के भीतर कोई आहट इस बात की नहीं है कि कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। आहट इस बात को लेकर है कि कहीं आम आदमी पार्टी सत्ता में ना आ जाए। तो आम आदमी पार्टी पैसा कहां से लगाएगी और कांग्रेस क्यों सत्ता में नहीं आ पाएगी? पहला हिस्सा गुजरात का। गुजरात में ही सबसे पहले चुनाव होने वाले हैं। गुजरात के कांग्रेसियों के पास बाखूबी खूब पैसा है, तो उन पर नकेल कसना बहुत आसान है, और बीजेपी की सत्ता रहेगी तो वह अपना पैसा अपनी अंटी में से निकालकर राजनीतिक चुनाव में खर्च करेंगे नहीं। और कांग्रेस को पैसा कोई दे नहीं रहा है, और अगर राष्ट्रीय तौर पर देगा तो उसका कहीं पार्टी हिसाब किताब रखेगी, लेकिन उसकी एवज में राज्य में वो नहीं आ रही है तो फिर फंडिंग क्यों होगी? लेकिन आम आदमी पार्टी की फंडिंग क्या दिल्ली और पंजाब के रास्ते होगी? तो वहां पर रोकेंगे कैसे?
तो इसके लिए जो शुरुआती दौर में जो लीकर बैरन्स का चक्कर शुरू हुआ, जो अवैध शराब का मसला आया, शराब के धंधे का मसला आया, तो एक दो नहीं 7 राज्यों में छापे मारे गए। केंद्र में दिल्ली था, दिल्ली में भी छापे पड़े, पंजाब में भी पड़े, मध्य प्रदेश में भी पड़े, कर्नाटक में पड़े, तमिलनाडु में पड़े, पश्चिम बंगाल में पड़े। क्या टटोला जा रहा था? मसला तो दिल्ली का था। तो जो व्यापार इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, वहां से पैसा शिफ्ट आम आदमी पार्टी के जरिए नहीं पहुंचना चाहिए, गुजरात तक उनको रोका जाए। और उसके ठीक समानांतर वो दिल्ली हो या पंजाब हो, वहां पर जो रियल एस्टेट का धंधा करने वाले लोग हैं, जो अपने तौर पर छोटे मोटे व्यापारी जो स्टील का धंधा करते हो, सीमेंट का धंधा करते हो, या फिर व्यापार के जरिए उनके पास आने वाले वक्त में उन्हें जो भी एनओसी गवर्नमेंट के जरिए चाहिए, उन्हें रोकने के लिए छापेमारी शुरू होगी। जो हम आपको आंकड़ा बता रहे थे कि ये 3000 से ज्यादा सर्चेज इस दौर में हुई, 1 लाख करोड़ से ज्यादा अटैच किया गया, ऐसी स्थिति कभी थी नहीं। लेकिन यह तो शुरुआत है। ऑपरेशन लोटस से बड़ी परिस्थिति यह होगी कि इस देश के भीतर में कितनों को अभी तक निशाने पर लिया गया, आने वाले वक्त में कौन निशाने पर आ जाएंगे, और चुनाव आते आते उनकी संख्या कितनी होगी। और इसके एक समानांतर में वह जो व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी होगा, जो पैसा दे रहा है अपने तौर पे, हो सकता है उसका प्रिंटिंग प्रेस चलता हो, लेकिन उसे भी रोकेंगे, वह भी पैसा नहीं दे। इनकी संख्या कितनी है? जो जानकारी निकल कर आ रही है वो हैरत अंगेज है। अभी तक अलग अलग राज्यों में, मसलन राजस्थान के 60 लोगों को गिरफ्त में आईटी और ईडी के जरिए लिया गया, छत्तीसगढ़ में 35 लोगों को लिया गया, मध्य प्रदेश में 19 लोगों को लिया गया, जहां छापे पड़े, जिनके प्रतिष्ठानों में छापे पड़े, जिनके घर के सर्चेज हुई है। कर्नाटक में 118 लोगों को, हिमाचल प्रदेश में 16 लोगों को, तेलंगाना में 67 लोगों को। यह राउंड हो चुका है। अब जो नया राउंड शुरू होगा और जिसमें आपके पास गाहे बगाए जानकारी आती रहेगी, जैसे आपके जहन में होगा, अच्छा पिछले दिनों ही तो छत्तीसगढ़ में 24 घंटे तो नहीं बीते हैं, छत्तीसगढ़ में छापे पड़ रहे थे और मुख्यमंत्री के ओएसडी की भी घेराबंदी हुई, और उसके साथ साथ अलग अलग जगहों पर, चाहे वह कलेक्टर हो रायगढ़ का, चाहे महासमुंद का इलाका हो, जहां पर माइनिंग के जो ठोस और बड़े लोग हैं उनकी भी घेराबंदी की गई, जो कोयला खदान से जुड़े हुए हैं उनकी भी घेराबंदी की गई, और ओएसडी जो थी दुर्ग में सौम्या चौरसिया, उनकी घेराबंदी तो की ही गई। यह तो जहन में आपके बीते 24 घंटे का है। लेकिन अब जरा फेरिस्त को समझने की कोशिश कीजिए। गुजरात के मद्देनजर आने वाले वक्त में 37 प्रतिष्ठानों पर छापे पड़ेंगे, उनको रोका जाएगा। आप शिफ्ट ना होइए। आम आदमी पार्टी के साथ अच्छी चीज यह है कि उनके साथ कोई बड़ा पैसा वाला या मोटा पूंजी वाला नहीं आ रहा है। उनके साथ आंदोलन वाले लोग, चाहे वो पाटीदार आंदोलन के लोग हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों, कुछ पत्रकार हों, कुछ वकील हों, ऐसे लोग शामिल हुए हैं। लेकिन पैसा तो पंप करना ही पड़ेगा, और परसेप्शन बनाने के लिए भी पैसा खर्च होता है, जिसमें आप विज्ञापन देते हैं, होर्डिंग्स लगवाते हैं। ये सारे पैसे भी बंद किए जाएं, या फिर जिन माध्यमों से होर्डिंग लगाया जाता है या प्रचार प्रसार किया जाता है उन पर भी नकेल कसी जाए। तो 16 लोग वैसे भी लिस्ट में हैं गुजरात के। और उसके बाद जब बढ़िएगा तो अलग जगहों पर, वहां पर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जिनका एक इतिहास रहा हुआ है सत्ता संभालने का, उसमें आप राजस्थान में आइए। राजस्थान में आने वाले वक्त में 300 लोग निशाने पर हैं, छत्तीसगढ़ में 227 लोग निशाने पर हैं, मध्य प्रदेश में 195 लोग निशाने पर हैं, कर्नाटक में 360 लोग, हिमाचल प्रदेश में 86 लोग, तेलंगाना में 411 लोग। इनके इलाकों में और इनके कामकाज में, इनके घर दफ्तर में छापे पड़ेंगे, और जो सूचीबद्ध तरीके से चीजें की जाती हैं, सवाल है कि क्या इतना ही है राज्य में? इतना यह संकेत दिया जाता है इनके जरिए कि आपको फंडिंग नहीं देनी है। और इसके पैरेलल में जो छोटे व्यापारी होते हैं, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमएलएस जो खड़े होते हैं, उनको जिताने के लिए वह पेमेंट करते हैं, और छिटपुट पेमेंट होती है। लेकिन सरकार और बीजेपी की नजर बड़ी पैनी है। उसने यह बांध लिया है कि अब विधायक के लेवल पर भी फंडिंग को रोकने की जरूरत है। पैसा नहीं होगा तो वो चुनाव लड़ेगा कैसे? और भारत का तो पूरा राजनीतिक लोकतंत्र पैसों के आश्रय ही जीता है।
तो इस परिस्थिति में जरा समझने की कोशिश कीजिए कितने लोग गुजरात के भीतर, लगभग 112 लोग आने वाले वक्त में सेकंड फेज में, जो आप देखेंगे जब इलेक्शन की परिस्थिति आ जाएगी तो जब्ती का खेल शुरू होगा। किसके यहां से सोना मिल रहा है, किसके यहां डायमंड मिल रहा है, ज्वेलरी किसके यहां मिल रही है, कैश किसके यहां मिल रहा है, ये सारी स्थिति होगी। लेकिन गुजरात में बहुत ज्यादा डराने धमकाने की स्थिति नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ वो जुटे नहीं, इसके लिए पूरी बिसात है। लेकिन राजस्थान में तकरीबन 4,800 लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज दायरे में आएंगे। छत्तीसगढ़ के भीतर लगभग 1700 से 1800 लोग इसके दायरे में आएंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज। वो पार्टी को फंड नहीं करेंगे, वो खड़े होने वाले उम्मीदवार को फंड करते हैं। और छिटपुट उम्मीदवार भी कहता है हम जीत जाएंगे तो आपका ये काम पूरा हो जाएगा। तो मैसेज ये है कि दरअसल आप पैसा नहीं दे पाएंगे, पैसा आपके पास आएगा नहीं तो आप जीतेंगे नहीं तो आप उस पैसे को कहीं रोटेट करके बीजेपी को देंगे, बीजेपी के कैंडिडेट्स को देंगे, पता चल जाएगा, मैसेज पूरा घूम जाएगा। और इस दायरे में आप मध्य प्रदेश के भीतर में 2800 लोग हैं, 900 से ज्यादा कर्नाटक के दायरे में आ रहे हैं, 371 लगभग हिमाचल के दायरे में आ रहे हैं, तेलंगाना के इलाके में लगभग 1500 लोग हैं। और तेलंगाना के भीतर जो अलग अलग धंधों से जुड़े हुए हैं उनको दायरे में लाकर नकेल कसने की पूरी कोशिश है। यानी सोर्स ऑफ इनकम जो पॉलिटिकल पार्टी का, उम्मीदवार का, उसको थाम दिया जाए। हम इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आप पुराने पन्नों को पलटेंगे कि पिछले चुनाव में गुजरात में कितना खर्च हुआ तो जानकारी मिली लगभग 10 से 12 हजार करोड़ रुपया खर्च हुआ। वो पैसा दोनों पॉलिटिकल पार्टी ने खर्च किया था, कांग्रेस ने भी, बीजेपी ने भी। राजस्थान में कितना खर्च हुआ कहा गया, लगभग वहां पर तो खर्च लगभग 5,000 करोड़ हो गया था। छत्तीसगढ़ में कितना खर्च हुआ, वहां कहा गया 4,000 से 6,000 करोड़ के बीच आंकड़े डोल रहे थे। मध्य प्रदेश में कितना खर्च हुआ, वहां तो लगभग 12 से 15,000 करोड़ रुपया खर्च हो गया। कर्नाटक के भीतर वो तो लगभग 20,000 करोड़ पार कर गया था। हिमाचल में कितना हुआ था, वहां पर 300 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। तेलंगाना में कितना खर्च हुआ था, वहां पे लगभग 750 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। अच्छा, ये सारी परिस्थितियों के बीच एक आकलन यह भी होता है तो 2014 लगभग 30,000 करोड़ के लगभग खर्च निकल कर आया, 2019 ये लगभग 60,000 करोड़ पार कर गया। इसके अलावे पार करने का मतलब वो 1 लाख करोड़ तक भी जा सकता है, वो कितना भी जा सकता है। लेकिन एक बेसिक है जो 3-4 ऑर्गेनाइजेशन जिस पे काम करते हैं उसके बाद कुछ आंकड़े रखते हैं आपके पास, इस चुनाव में इतना खर्च हुआ। और उसमें सिर्फ जो सत्ता में आ रही होती है पार्टी और उसके मुकाबले अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता बदलने की परिस्थिति में हो तब खर्च ज्यादा हो जाते हैं। और जो सत्ता में रहता है वह अपने तौर पर सबको पैसा मांगता है और सब देते हैं। इस प्रोसेस को रोक दिया जाए, उस पाइपलाइन को काट दिया जाए तो फिर ऑपरेशन लोटस तो बड़ी छोटी चीज हो गई। एक झटके में भारत की समूची राजनीति के भीतर उस करप्शन, आप उसको ब्लैक मनी कहिए, करप्शन का पैसा कहिए, कमाई का पैसा कहिए, आने वाले वक्त में जो काम कराना है उसको पहले दिया जाने वाला घूस कहिए, जो भी कहना है कह लीजिए। लेकिन अगर उस फंडिंग को ब्लॉक करने की स्थिति में सरकार, बीजेपी, उसके रुख अगर अडिग हो गए और उसमें अगर सरकारी एजेंसीज काम करने लगेगी तो सारी पॉलिटिकल पार्टी और उनके नेता हाफेंगे नहीं तो क्या करेंगे, जो अभी से ही हाफने लगे हैं। और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हर नकेल जिस रूप में काटी जा रही है उसके मतलब क्या होंगे। अब इस फहरिस्त में हम आपको बताएं कि जो बीजेपी शासित राज्य में है वहां पर बिजनेसमैन और इंडस्ट्रीज, जो बीजेपी गैर बीजेपी शासित राज्य है वहां पर हर नौकरशाह को भी दायरे में लाना है, क्योंकि नौकरशाह के जरिए वह अपने जिले के भीतर बताए कि किसके पास किस रूप में कौन सा समझौता है और कौन सी पाइपलाइन है जो कांग्रेस के पास जाती है या कहीं वहां जेडीएस के पास जाती है, वहीं कहीं टीआरएस के पास जाती है। इनको रोकना तो होगा। यह एक नई फिलॉसफी भारत की राजनीति के भीतर आ गई है। यहां पर हो सकता है आपके जहन में एक सवाल हो, सरकार तो ईमानदारी का काम कर रही है, तो ईमानदारी का मतलब क्या होता है, उसका एक दूसरा पाठ देख लीजिए। इस दौर में स्विस बैंक की चौथी लिस्ट आ गई। स्विस बैंक ने पहली लिस्ट 2019 में दी थी। सरकार ने कोई नाम बताया, चलिए कहा गया समझौता है, नाम नहीं बताएंगे। कोई कार्रवाई करने की जानकारी आपके पास है? स्विस बैंक ने कहा कि पिछले साल की तुलना में 10,000 करोड़ रुपया इस साल स्विस बैंक में भारतीयों का बढ़ गया। किसका बढ़ गया,
क्यों बढ़ गया? कोई कार्रवाई हुई है? कोई जानकारी आप तक आई है? आप कहेंगे नहीं आई है। लेकिन इन सब के बीच एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री बतलाती है कि जो बड़े बड़े तरीके से कुछ लोग थे वह भारत छोड़कर कोई अमेरिका चला गया, कोई यूके चला गया, कोई अफ्रीकी देशों में चला गया, कोई दक्षिण अमेरिकी देशों में चला गया, कोई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में चला गया। ये सरकार के पास लिस्ट है। तो जो चला गया उसने जो ब्लैक मनी बनाई थी, और ब्लैक मनी के 3 रूप सरकार खुले तौर पर कहती है। पहला टैक्स की चोरी, दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग, तीसरा टेरर फंडिंग। हमारा कहना है इस दायरे के भीतर भी जो इंडिकेशन स्विस बैंक से आए, दुनिया भर के लगभग 12 देशों के भीतर 28 बैंक ऐसे हैं जहां पर भारतीयों के पैसे हैं, और इसका जिक्र 2013 से लगातार हो रहा है। एक के बाद एक लिस्ट आ रही है, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो जरा कल्पना कीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जिनके पास पूंजी है उनके खिलाफ होने वाली कार्रवाई की हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इस देश के भीतर में पॉलिटिकल फंडिंग को रोकने के लिए एक बड़ी तादाद में लगातार ईडी दफ्तर कितना सक्रिय होता होगा जब उसने 10 साल में 112 छापे मारे और इस 8 बरस के भीतर 3086 छापे मारे। ये कल्पना कर रहे हैं आप? इसके कल्पना के समानांतर हम कुछ धंधे बताते हैं जिससे और चीजें साफ होंगी कि इन्हें रोकना है, किस रूप में रोकना है। उसमें ऑटो पार्ट्स के धंधे हो सकते हैं, टेक्सटाइल का धंधा हो सकता है, केमिकल का धंधा हो सकता है, रियल एस्टेट से जुड़े लोग हो सकते हैं, डायमंड से जुड़े बिजनेसमैन हैं, स्टील प्रोडक्ट से जुड़े। ये स्विस बैंक ने भी जानकारी दी कि दरअसल हमारे यहाँ जो खाते हैं उन्होंने जो दिखलाया है वो अलग अलग तरीके से, कोई इंडिविजुअल लेवल पे दिखला रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे दिखला रहा है, कोई कॉरपोरेट लेवल पे दिखला रहा है, कोई ट्रस्ट के लेवल पे दिखा रहा है। लेकिन इन सारी परिस्थितियों में कार्रवाई भारत सरकार को करनी है, और उसका एक बड़ा शानदार नियम है कि 2019 में जब पहली लिस्ट आई, अगर 2019 से 2022 के बीच में उनको अगर कट कर दिया जाए तो 2020 में कुछ कम होना चाहिए था नाम, 2021 में कुछ और कम होना चाहिए था, 2022 की चौथी लिस्ट में कुछ नाम और कम होने चाहिए थे, कम नहीं हुए, वो बढ़ रहे हैं। तो कार्रवाई कहां हो रही है, किस रूप में हो रही है? क्या नहीं हो रही है कार्रवाई? और अगर कार्रवाई नहीं हो रही है और इस पूरे प्रोसेस के भीतर में क्या यह माना जाए कि जिनके पास पैसा है वही इस देश के भीतर में पॉलिटिकल फंडिंग सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी को तो नहीं करते हैं, और सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी अपने तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने की एवज में कहीं वो पैसा शिफ्ट तो नहीं करवा लेते हैं? हो सकता है, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में जो इलेक्शन कमीशन को दिए जाती है, हमने इतना खर्च किया, उसमें आप ये सोचिए कि 100 रुपए में से 72 रुपया बीजेपी का होता है और उसमें 9 रुपया कांग्रेस का होता है। बाकी के जो बच गए 19 रुपए वो बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं। यह इस देश की स्थिति है। तो फंडिंग का चेहरा भी यही होगा, और उस फंडिंग के दायरे में जो फंडिंग विधानसभा चुनाव के भीतर होती है वह इस दायरे से मुक्त होती है, क्योंकि वह इंडिविजुअल लेवल पे अपने तौर पर ना तो इलेक्ट्रल बॉन्ड वहां होता है, ना ही कोई ऐसी, उसमें 20,000 से कम के आंकड़े के साथ कई किश्तों में देने का ट्रेंड रहा हुआ है। लेकिन अगर जोड़ना शुरू कीजिएगा तो वो लाखों करोड़ में चला जाता है। तो क्या एक ऐसी परिस्थिति आ गई है इस देश के भीतर में जहां पर इलेक्शन को माना गया कि यह धनबल से लड़ा जाएगा, और उस धनबल को रोकने के लिए अब सत्ताधारी पार्टी ने नया मंत्र निकाला कि दरअसल ये पूरी ब्लैक मनी है, ये करप्ट लोगों के पास का पैसा, इनको रोकिए और इनको किसी भी हालत में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज नहीं जाने दीजिए। तो उसकी जो पूरी लिस्ट निकल कर आती है उसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना, जहां पर चुनाव आने वाले वक्त में होने हैं, यानी लगभग 7-8 राज्य जो निकल कर आ रहे हैं, इसकी जरा कल्पना कीजिए कि इसके दायरे में आने वाले लोगों की कुल संख्या जो उस जगह के इलेक्शन होने तक आएगी तकरीबन 12 से 14,000 लोग हैं। और जो सीधे पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग स्टेट लेवल पर करते हैं, यानी एमएलएस के लेवल पर नहीं, उनकी संख्या वहां पर लगभग 2,500 से 3,000 है। तो किस स्तर पे कैसे किसे किस रूप में रोकना है, इस ऑपरेशन के सामने लोटस ऑपरेशन की क्या जरूरत है? और लोटस ऑपरेशन के जरिए जब आप
को अपने तौर पर पता चलता है कि आप लोकतंत्र को ही खरीद ले रहे हैं, तो आप उससे एक और आइडियल सिचुएशन ले आए कि हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि इस डेमोक्रेसी के भीतर कोई पैसा ही नहीं खर्च करे। हम करें, पैसा हमारे पास आएगा, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि हम जब पैसा लेते हैं तो उसकी एवज में आपको बहुत सारे योजनाओं को भी देते हैं। उन योजनाओं के जरिए आप अपना बिजनेस चमकाते हैं। यही है वो खेल जो नेटवर्थ किन कंपनियों का बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा। और वो अभी तक हम लोग सिर्फ अंबानीज अडानीज का जिक्र करते थे, वह निचले लेवल तक अगर आ जाएगा तो इस देश के भीतर में व्यापारियों की संख्या या उनके व्यापार के तौर तरीके सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से ही चलेंगे और उनको फंडिंग वही करनी होगी। और इलेक्शन के साथ साथ इस देश की इकोनॉमिक कंडीशन भी इतनी पॉलिटिकलाइज कर दी जाएगी कि बहुत साफ तौर पर कोई ये कहने से हिचकेगा नहीं कि भारत के भीतर में चुनाव जीतना है तो आपको सत्ता में रहना चाहिए और आपको इस देश के एजेंसीज का इस्तेमाल करने आना चाहिए। और उसके साथ साथ आप लोकतंत्र के गीत भी गा सकते हैं और यह भी कह सकते हैं कि देखिए, भारत में कोई करप्शन नहीं है, ब्लैक मनी खत्म कर दी, सबको हमने पकड़ लिया। लेकिन आखिरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर इतने लोग करप्ट हैं और इतने लोग ब्लैक मनी है, इतनों के यहां छापा मारा गया, गिरफ्तारी कितनी हुई, कन्विक्शन कितना था? 3000 से ज्यादा छापे और उसके दायरे में आने वाले तकरीबन 9000 प्रतिष्ठानों में जो बीते 8 बरस में छापे पड़े, उसमें कन्विक्शन सिर्फ कन्विक्टेड जो हुए वो सिर्फ 23 लोग हैं, 23 लोग। यह खेल का आखिरी मोहरा है। किसे कहां किस रूप में कैसे घेरना और बताना है, चुनाव जीते कैसे जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।